नमस्कार, आप सभी को सुस्वागतम। भारतवासी, भारतीयों, भारतीयता मुद्दा लेकर हर युग में हमारा देश में समय समय पर देश मां को रक्षा करने के लिए ढेर सारे क्रांतिकारी युग पुरुष समाज का भीतर गहरा अंधेरा दूर करने के लिए प्राणों का आहुति देकर मिसाल छोड़ गया। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग में एक ऐसा क्रांतिकारी आदमी का कठिन लड़ाई की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने और देखने के बाद अचंभित रह जाइएगा आप लोग। जी हाँ, शख्स का नाम गौतम अग्रवाल। खाता पिता खानदान में बचपन से कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। अपना एजुकेशन खत्म करने के बाद उन्होंने अपना पुश्तैनी व्यवसाय में लग गया। इसी बीच कुछ घटना से वो इतना भावुक हो गया, जिसका वजह से अपना काम काज छोड़ के देशद्रोही कुछ आदमी का कारनामे एक्सपोज कर देने के लिए जी जान लगा दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका FTV हिंदी पर। मैं रजनीश भारद्वाज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और यहाँ पर हम लोग गहन एक चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय में, जिसे उभर कर बाहर लेकर आए हैं गौतम अग्रवाल जी। ये विषय है एनिमी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। एनिमी प्रॉपर्टी 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, उस वक्त जो पाकिस्तानी यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे, वो प्रॉपर्टी हमारी भारतीय सरकार के अंडर आती है और अब उस प्रॉपर्टी के पेपरों को, कागजों को हेर फेर करके बेचा जा रहा है। उसी का पर्दाफाश करने के लिए गौतम अग्रवाल जी सामने आए हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्कार, मेरा नाम गौतम अग्रवाल है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ शत्रु प्रॉपर्टी की तरफ, जिसे एनिमी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। 1968 में भारत सरकार ने एक राजपत्र निकाला था, जिसके द्वारा ये घोषित किया गया था कि जो भी चाइनीज या पाकिस्तानी नेशनल्स की प्रॉपर्टी हमारे हिंदुस्तान में है, उसे शत्रु प्रॉपर्टी कहा जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का लेन देन, डेवलपमेंट या किसी भी प्रकार का विकास काम नहीं किया जा सकता है। आपने जो क्या कहते हैं इस कंक्लूजन पर आए कि ये एनिमी प्रॉपर्टी इस तरह से बेची जा रही है, धांधलेबाजी हो रही है, ये आपके संज्ञान में कैसे आया? सर, इसमें मैं थोड़ा सा और आपको क्लियरिफिकेशन देना चाहूंगा कि 2016 में, जहां तक मुझे ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उनके जो इंडियन वारसदार हैं या इंडियन हेयर्स हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। बट ये बात भी भारत सरकार को मान्य नहीं थी, ये बात माननीय नरेंद्र मोदी जी को मान्य नहीं थी। तो उन्होंने 2017 में वापस से इसमें अमेंडमेंट किया और 2017 में वापस से शत्रु प्रॉपर्टी पे एक बिल पास किया गया और राजपत्र निकाला गया, जिसमें कहा गया कि 1968 से लेके और आने वाले समय में भी शत्रु प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन, कोई मॉर्गेज या किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख उदाहरण है मुंबई का जिन्ना हाउस। मीरा भाईंदर के एरिया से ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही है और ये आपका ये भी मानना है इसमें कि ये जो पैसा इन्वॉल्व है इतना ज्यादा इसमें, वो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में भी संलिप्त है? जी, मेरी प्रमुख मांग यही है देश के माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि मेरे पास कुछ पुख्ता सबूत हैं जो मैं एजेंसीज के सामने रखूंगा। और मैंने एजेंसीज में कुछ मेरी मीटिंग्स हुई हैं, ईडी में और CBI में, वहां पे मैंने इनको रखा भी है और NIA में भी रखा है कि ये पैसा जो शत्रु प्रॉपर्टी बेच के जमा किया जा रहा है, इसका देश विद्रोही एक्टिविटीज में यूज हो रहा है और आतंकवाद को फंड करने में इस पैसे का यूज हो रहा है। सिर्फ आप ही क्यों इस चीज को सामने लेके आए? मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। जब 6 फरवरी 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था शत्रु प्रॉपर्टी के बारे में, तब मैंने जिस डेवलपर के अगेंस्ट में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, उस डेवलपर को मैं जानता था, उस प्रॉपर्टी को के बारे में भी मैं जानता था। और जब मैंने उसकी संगीन जांच की और जब मैंने उसके पेपर्स निकालने शुरू किए RTI के द्वारा, तो मुझे पता चला कि ये मामला सिर्फ मीरा भाईंदर तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। और मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूँ कि पिछले संसदीय सत्र में माननीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा जी ने भी यह मुद्दा उठाया था, जिस पर अमित शाह जी ने तुरंत CBI कार्रवाई के आदेश दिए थे। आप प्लीज हमारे दर्शकों को इसकी गंभीरता को समझाएं कि किस तरह से धांधलेबाजी चल रही है और इससे हमें क्या इफेक्ट होगा। सर, आम जनमानस की सुरक्षा इस पर निर्भर है और देश की जो संपत्ति, जो शत्रु प्रॉपर्टी भी है, वो भी देश की संपत्ति है। वो शत्रु वालों की संपत्ति नहीं है या पाकिस्तानी या चाइनीज नागरिकों की संपत्ति नहीं है, भारतीय नागरिकों की संपत्ति है। जो माननीय
प्रधानमंत्री जी ने जो बिल पास किया है 2017 का, उसमें यही लिखा गया है कि देश पर कभी भी कोई अड़चन आने पर इस प्रॉपर्टी को बेच के उस पैसे का यूज किया जा सकता है। इसीलिए यह मामला हर जनमानस को अफेक्ट करता है और देश की सुरक्षा को इफेक्ट करता है। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में ही ये सीमित है या और भी हमारे किसी और राज्य में भी आपने इस तरह की कोई रिसर्च की है? मैंने जो कागजात निकाले हैं और मैंने जो कंप्लेन ईडी, सीबीआई, एनआईए और आज सुबह ही मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अजीत डोवाल जी और पीके मिश्रा जी को कंप्लेन की है। मेरे पास जो कागजात हैं, मैंने जितनी रिसर्च की है उसमें मेरे पास जो जानकारी है वो महाराष्ट्र की ही है। बाकी ये पूरे देश में फैला हुआ स्कैम है और ये पूरे देश में करोड़ों अरबों रुपए का स्कैम हो रहा है। सर, आपका क्या मानना है, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित रहना चाहिए जिस तरह का आपने रिसर्च किया, आप आगे भी इसमें कुछ करने वाले? थोड़ा सा इसमें मेरी पर्सनल सुरक्षा का भी मामला सामने आया है। मुझे जिन लोगों के खिलाफ मैंने कंप्लेन की है उन लोगों की तरफ से मुझे धमकियां मिल रही हैं। बट मैं एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूं, मैं देश के लिए खून दे भी सकता हूं और ले भी सकता हूं। मैं इन धमकियों से डरता नहीं हूं। मुझे अगर थोड़ा मार्गदर्शन मिले गृह मंत्रालय से या प्रधानमंत्री जी की किसी भी अधिकारी की तरफ से, तो मैं पूरे देश में इस तरह के जितने भी स्कैम हो रहे हैं उन सबको उजागर कर सकता हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, आप ये डॉक्यूमेंट्स देखिए। सर, अभी जो मैंने स्कैम उजागर किया है उसमें मैंने 55 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पास, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको ये कहते हैं कि ये स्कैम हुआ है। ये उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो 1989 से चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है। ये 1989 में हुआ फेरफार है जिसको आप यहाँ पे म्यूटेशन इंट्री कहते हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल्स ने आके 1989 में मीरा भाईंदर ने किया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। अगर 1989 में अगर वो पाकिस्तानी नागरिक था तो वो हिंदुस्तान में आके म्यूटेशन इंट्री कैसे कर सकता है। मैं आपको राजपत्र दिखाना चाहता हूँ जो 1968 और 2017 में भारत सरकार ने निकाला है, जिसमें एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में सारी बातें क्लियर कट लिखी गई हैं। ये मेरा 2012 का वीजा है, जब मैं जिन अभियुक्तों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ दुबई घूमने गया था पारिवारिक ट्रिप पे। मेरे सामने ये डील हुई थी, इसमें मैं विटनेस हूँ, इसीलिए मुझे धमकी वाले फोन आ रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए मुझे धमकियां दी जा रही हैं। ये अभियुक्तों के ऊपर जो इनकम टैक्स की रेड हुई थी उसके पेपर्स हैं। ये अभियुक्तों ने जो यूएलसी स्कैम किया था उसका पेपर है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये 2007 की रिलीज डीड है जिसमें मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये देखिए सर, पाकिस्तानी स्टैम्प पेपर पे इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये कैसे और किस किन अधिकारियों की संलिप्तता से संभव हुआ है मैं नहीं जान सकता, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां करें, क्योंकि लोकल प्रशासन इसमें संलिप्त है। ये विदाउट एनी डॉक्यूमेंट हुआ है जैसा कि आप बता रहे हैं, विदाउट एनी वीजा एंड कोई सपोर्ट। मैं वही बताना चाहूँ सर, 2007 में जब ये रिलीज डीड हुई थी, जो अभियुक्त है जॉर्डन स्टीफन परेरा, जो मेन अभियुक्त है इस पूरे कांड में, ये उस 2007 की रिलीज डीड में विटनेस थे और 2022 में इन्होंने हाईकोर्ट में कहा है और 2013 के इनके डॉक्यूमेंट में भी कहा है कि मुझे पता नहीं था कि ये पाकिस्तानी प्रॉपर्टी है, जबकि 2007 में रिलीज डीड में ये विटनेस है, इनकी सिग्नेचर है, इनका पैन कार्ड लगा हुआ है। ये उस अभियुक्त की फोटो है जो उन्होंने ब्लर करके जानबूझ के लगाई थी उस डॉक्यूमेंट में, लेकिन उनका पैन कार्ड और उनका सिग्नेचर इसमें क्लियर दिख रहा है। ये सारी कंप्लेंट्स है जो मैंने की हैं ईडी में, सीबीआई में और एनआईए में, जिसमें ईडी और सीबीआई ऑलरेडी इंक्वायरी कर रही है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बट मेरी प्रमुख मांग है कि एनआईए इसकी इंक्वायरी करे, क्योंकि ये टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला है। सर, महाराष्ट्र से आपने शुरुआत की थी इसकी कंप्लेंट करने की, आप सीधा अमित शाह जी को या मोदी जी को? मैंने 25 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र में इसकी कंप्लेंट की थी एनआईए और ईडी में, और एक साल तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मुझे दिल्ली आकर इसका फॉलोअप और करना पड़ा और फिर से कंप्लेंट करनी पड़ी, तब जाकर दिल्ली से इसकी कार्रवाई शुरू हुई है। ये अपने आप में दर्शाता है कि वहां का लोकल प्रशासन इसमें संलिप्त है और जो अभियुक्त हैं उनकी लोकल प्रशासन पर अच्छी पकड़ है। सर, अभी आपने एक बात का जिक्र किया था कि आपने अपना दुबई का वीजा दिखाया था, वो डील क्या था और किस तरह से वो हुआ था, प्लीज उसके बारे में। मैं जिस पर्टिकुलर डील की बात कर रहा हूँ उसमें उस वक्त मैं उन लोगों को जानता था, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध थे। हम लोग घूमने के लिए 2012 में दुबई गए थे, तब मेरे सामने उन्होंने किसी पाकिस्तानी नेशनल से डील की थी और मुझसे बात छुपाई थी कि
ये पाकिस्तानी नेशनल है। जो ये बात मुझे 2022 में जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया तब मुझे पता चली। जी, तो आप देख सकते हैं ये मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। अगर इस तरह की चीजें सिर्फ महाराष्ट्र में कितना प्रॉपर्टी कितना है ये सर? ये प्रॉपर्टी कम से कम 300 करोड़ रुपए से ऊपर की है। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ एक केस में। तो एक सेकंड में इसमें आपको बोलना चाहूंगा, मैं 300 करोड़ रुपए जो बोल रहा हूँ सिर्फ जमीन की वैल्यू बोल रहा हूँ। अगर इस पे काफी कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है, कुछ कंस्ट्रक्शन पे स्टे भी आया है, वैसे अगर देखने जाए तो ये 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। 1947 का 15 अगस्त देश स्वतंत्र होने का बाद ढेर सारे भारत में रहने वाला परिवार अपना घर द्वार छोड़कर कायदे आजम का पाकिस्तान में चला गया और वो लोगों को जो छोड़ा हुआ संपत्ति आज का दिन में लाखों लाखों करोड़ों का है और उसको लेकर कुछ दुष्ट गोष्ठी गैर कानूनी तरीका से सेल परचेस का एक सिंडिकेट चला रहा है। ऐसा एक संपत्ति जिसका वर्तमान में कीमत लगभग 3000 करोड़ का होगा, शिल्प नगरी मुंबई में वो संपत्ति जिसको वर्तमान भारतवर्ष में शत्रु संपत्ति का नाम से बोला जाता है, जिसका पूरा अधिकार भारत सरकार का अधीन, मगर जिस तरह उसको बेचा गया, जो डील दुबई में हुआ था, और तो और बेचने वाला वर्तमान में पाकिस्तान का नागरिक हमारा देश का धर्म को लेकर आतंकवादी गोष्ठी को उसी ह्यूज अमाउंट का कुछ हिस्सा स्पॉन्सर कर दिया जो गौतम का जुबानी से पता लग रहा है। यकीन नहीं मानिएगा, बीते 1.5-2 साल से देश प्रेमी गौतम दिल्ली में रहकर आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुहिम राष्ट्रपति, आदरणीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, साथ में ईडी, सीबीआई, एनआईए अधिकारी का समीप पुख्ता सबूत पेश करके आशा में था जो किसी भी तरह देशद्रोही करने में जो हुआ उसको रुका जाए। जी हाँ, भगवान का घर में देर है मगर अंधेरा नहीं। बीते 19/4/2023 को देश का महामहिम राष्ट्रपति देश का स्वराष्ट्र मंत्री को इस विषय में सूचित किया पत्र द्वारा। उसका पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से महाराष्ट्र का डीजीपी को 21/3/2023 में सूचित किया गया एवं बीते 28/4/2023 में एनआईए ने गौतम जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लिया 7 घंटा का। उसके बाद 4/5/2023 में कोंकण का कमिश्नर ने थाने कलेक्टर को पत्र दिया, जिसका बाद इस गुरुगंभीर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का खुलासा होने का उज्जवल किरण प्रकाश होने के लिए वेटिंग लिस्ट में है अभी। जी हाँ, हम लोग बीते 4-5 महीना से इस विषय को जोर शोर से बुलेटिन किया सच को सामने लाने के लिए। तो अभी गौतम अग्रवाल जी ने दिल्ली तथा देश का सांसदों का पास अपील यानी कि आवेदन कर रहा है जो इस गुरुगंभीर मुद्दा आने वाले वर्षाकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में उठाया जाए। साथ ही में शुभबुद्धि समाज तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जो गौतम जी का आइडल है, उनको इस विषय में कड़े से कड़े व्यवस्था लेके जो लोग गुनहगार है वो लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का व्यवस्था लिया जाए। एक फोटोग्राफ कुछ 2-3 साल पहले का, जहां गौतम अग्रवाल जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात किया था एक नेक काम के लिए, और आज वो एक बार फिर से मिलने का आशा करता है वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, देश को गद्दार और शत्रु से बचाने के लिए। हमारा ग्रुप ऑफ चैनल इस नेक काम के लिए शुरू से रहा, मगर देश का राष्ट्रवादी हर जर्नलिस्ट अगर अपना अपना न्यूज में इसको स्थान देगा तब देश का हर कोने कोने में इस विषय में जागरूकता आएगा, जो देश हित के लिए बहुत 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 जरूरी मुद्दा है। देशभक्त गौतम, तुम्हारा लड़ाई जारी रखो, एक दिन पूरा देश तुम्हारा साथ होगा। कॉलिंग मी अगेन। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। सर, बधाई मुझे नहीं, बधाई माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी को देना चाहूंगा, जो 1-1.5 वर्षों से मैं लड़ाई लड़ रहा था, उसमें आज कुछ सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, 1-1.5 साल हो गए करीब इनको इस मुद्दे को उठाते हुए, जो पूरे भारतवर्ष में
अलग अलग जगहों पे अलग अलग संपत्ति को हड़पा जा रहा था, उनको ये उसको ये सामने लेकर आए हैं, उसको उजागर किया है। सबसे ज्यादा तहलका इसलिए नॉर्थ ईस्ट में मचा है, जैसा हमें दादा ने बताया। दादा आप क्या कह रहे थे इस बारे में? मैं एक ही बात आपसे हमारा दर्शकों को भी जानना चाहूंगा, यहाँ पे एडवोकेट साहब है, एनिमी प्रॉपर्टी, हम वी आर इंडियन, हमारा खून में रग रग में भारत माता का जय। ये जो एनिमी प्रॉपर्टी जो आपने मुद्दा स्टार्ट किए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। काहे पे 1,00,000 करोड़ की जो संपत्ति है उसका अगर 10% अगर दादा, मैं इस बात पे आपको काटना चाहूंगा। भारत अपने आप में बहुत समृद्ध देश है, सोने की चिड़िया कहलाता है। ये 1,00,000 करोड़ रुपया हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना इसमें से अगर 5% पैसा भी टेरर फंडिंग के थ्रू हमारे खिलाफ यूज किया जाता, वो हमारे लिए खतरनाक था। वो किया जा रहा था, अभी भी किया जा रहा है। और मैं अभी भी माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरी कंप्लेन है उसका जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, इस कृत्य में संलिप्त लोगों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द। सर नमस्कार, स्वागत है। आओभाग हमारा आपका सब दर्शन हो गया। एज पर योर एज, आपका जो डिग्निटी है, आपका जो पढ़ाई लिखाई है, जो समाज के लिए आपका जो एक बंधन है, ये जो मुद्दा है, इस विषय में आपका टिप्पणी क्या है सर? देखिए 1962 की लड़ाई हुई, फिर 1965 की लड़ाई हुई और उसके बाद 1968 में एनिमी प्रॉपर्टीज को जब्त करने का प्रोविजन जो है भारत सरकार ने देश में किया था। उसके बाद 1971 की लड़ाई हुई और तब से लेकर जो है आज तक इस मुद्दे पर जो एनिमी प्रॉपर्टीज का जो कस्टोडियन है उनका दफ्तर जो है एक रूटीन में काम करता था। और एनिमी प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग अपने जताते थे कि हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए हैं, हमारी हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी रह गई थी, हमें वो दी जाए। लेकिन ये मामलों का बंटवारा या फैसला आज तक नहीं हुआ और इसीलिए हम देखते हैं कि 1947 से लेकर आज 2023 आ गया, 75 साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव के दौरान भी ये मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा था। तो सर एक मान लीजिए इंडियन, उन्होंने अपना तन मन धन देखिए पूरा हर कि कहाँ गया, तो इसको क्या बोलेगा? अग्निपात गौतम अग्रवाल का एक ही मकसद था, हमारा जो एनिमी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी कस्टोडियन सरकार है। अगर जो भी धनराशि होगा, कुछ भी होगा, सरकार की कोषागार में, राजकोष में जमा पड़ना चाहिए, क्योंकि इसका पहले यानी कि जो ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी था, सोना था, गहना था, डिबेंचर था, 4,030 करोड़ रुपया भारत सरकार के राजकोष में दिया एनिमी प्रॉपर्टी से। मगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए स्टे जाता है। हम लोग नजर से देखिए, आपका भी एज पर योर एज, हम लोग बुढ़ा हो गया, बुरा हो गया, वी आर ओल्ड एज, मगर उनका जो मकसद था, ये मकसद के लिए एक ही बात बोलूंगा, खुद ही को कर बुला देता है कि हर तकदीर से पहले खुदा, ईश्वर, भगवान खुद पूछे, गौतम राजा क्या है, आपका राजा क्या था, आपकी इच्छा क्या था? हमारी रजा यही है कि देश का पैसा देश में ही रहे और देश का पैसा किसी भी तरह से आतंकवाद में न यूज हो। गौतम जी, आपको भली भांति पता है, ये ढेर सारे मीडिया हाउस है, यूट्यूब चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब चुप था। कोई आदमी इस मुद्दा में बात नहीं उठाया। आपका मन में कैसे आया कि इस मुद्दा को उठाने से भारत माँ का कल्याण होगा? तो इस बात में मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी के मीडिया के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब वो लोग मुद्दा तभी उठाते हैं जब ये मुद्दा बन जाता है, बट जब मुद्दा बनना चालू होता है, जब वो पैदा होता है, जब उसका संघर्ष पीरियड होता है, तब कोई साथ नहीं देता है। तब आपने और दादा ने साथ दिया है। तो अंतिम में मैं 2 पंक्ति आपका मुंह से सुनना चाहूंगा कि इस विषय में जो आज हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ था? आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 का बाद से गृह मंत्रालय को एक एब्सोल्युटली टारगेटेड पॉइंट दिया था, ये एनिमी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह उसको
अपने देश में लाया जाए, अब पैसा देश में लाया जाए। ऐसा देश में देखिए, कानून की जो बात है वो ये थी कि बहुत सारे लोगों ने एनिमी प्रॉपर्टीज को लेकर अपने अपने हक जताते हुए मुकदमे किए हुए थे। कई हाई कोर्टों में चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को रद्द कर दिया था। और उस एक्ट के रद्द होने की वजह से लोगों में बड़ी, जिन लोगों को ये था कि हमारी प्रॉपर्टी में मिल गई, वो उसके सौदे बाजार में कर रहे थे। उसके बाद सरकार ने इस एक्ट को दोबारा री इन्वेंट किया और 1968 का जो एक्ट है उसे 2017 में दोबारा री इन्फोर्स किया और उसमें प्रोविजन किया गया कि ये जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों के पक्ष में हुए हैं वो सारे रद्द किए जाते हैं। और इसीलिए अब कस्टोडियन को ये राइट मिला है कि वो इन्हें भेज सके। और इसीलिए जो कल इस बारे में अधिसूचना जारी हुई है उसके बारे में जो है पहले कलकत्ता से शुरू हो रहा है। जी हाँ, गौतम अग्रवाल जी ने जब ये मुद्दा शुरू किया तो उसके बाद जो है जो खड़ा होकर स्टैंडिंग देना चाहिए। हम लोग आपसे बहुत उम्र बड़ा है, मगर ये श्रेय जाता है जो गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको इस तरह का काम के लिए शक्ति दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे। सर आपका शुभ नाम। वंदे भारत, भारत माता की जय। वंदे भारत, भारत माता। वैद्यनाथ दास का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिल्ली।